Answer carefully. First, two large conducting sphere carrying charge q1 and q2 are both close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly equal given by q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their center. ओके तो अपने पास दो स्फेयर है, ठीक है, मान लो ये दो बड़े बड़े स्फेयर है और दोनों पे चार्ज, एक के ऊपर q1 है और एक q2 है। अब दोनों को अगर हम पास लाते हैं तो ये बोल रहा है कि जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा क्या, ये पूछा है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके पॉइंट चार्ज के लिए परफेक्टली वर्क करता है, पॉइंट चार्ज के लिए, और ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है तो ये गलत होगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये आंसर सही नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसको देखते हैं। जैसे देखो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों स्फीयर के ऊपर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को पास में लाया। अभी जब दूर है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो यही होगा जब ये दूर दूर होंगे, राइट। लेकिन अगर आप इनको पास में लेके आ जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे को मैं इनको पास में लेके आता हूँ तो पास में लेके आऊँगा तो ये जिसका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, यानी जो चार्ज का कंसंट्रेशन है ना वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपका चार्ज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट। और यहाँ पे चार्ज जो ये जो सरफेस होगी ना, यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, राइट। और अपन तो फोर्स पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो आपका चार्ज का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाएगा, जो सेंटर पे नहीं रहेगा क्योंकि सेंटर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, ये गलत फॉर्मूला है, राइट। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वर्क करता है, पॉइंट चार्ज के लिए, या फिर अगर आप बड़ा चार्ज ले रहे हो तो उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ओके, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंसी 1/r, पहले क्या था 1/r² था, वुड गॉस लॉ स्टिल बी ट्रू। ओके, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r² बोलते हैं। ओके, अब फोर्स का डिपेंडेंसी वो क्या बोल रहा है, r³ बोल रहा है, पहले क्या था r² था। अब गॉस लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा ये अपने को पूछा है, तो पहले अपन देखते देखो अगर फोर्स ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर प्रोपोर्शनलिटी बात करो तो वो भी 1/r³ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा। अब गॉस लॉ से अपन क्या बोलते हैं, गॉस लॉ से बोलते हैं अगर चार्ज एनक्लोज है तो चार्ज से जो फ्लक्स निकल रहा है वो किसके इक्वल करता है, चार्ज एनक्लोज है मान लो ये Q, तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इज इक्वल टू होता है चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज एरिया, मतलब जैसे यहाँ पे एरिया बात करते हैं तो 4πr² बोलते हैं, ओके, और एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/r², और अभी जो नया कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है 1/r³, तो ये तो गलत हो गया, यानी कूलम्स लॉ वैलिड, सॉरी गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, गॉस लॉ ट्रू नहीं होगा, यानी नो आंसर आएगा। ओके, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में क्या पूछा, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन, विल इट ट्रैवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ओके, तो एक छोटा सा चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, इसको छोड़ दे तो ये फील्ड लाइंस के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो वो डिपेंड करेगा फील्ड लाइन कैसी है। अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है, राइट, फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो चार्ज को रिलीज करेंगे तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, राइट, तो ये आगे जाएगा, फिर आगे भी यही फोर्स लगेगा, फिर और आगे जाएगा, आगे भी यही फोर्स लगेगा, आगे जाएगा यही फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो फोर्स ऐसे फील्ड लाइन के अलोंग लगता जाएगा और चार्ज आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर ये आपका चार्ज है और फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है, यानी कर्व्ड है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो ये एकदम से इधर जाएगा, इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, क्योंकि चलने वाला कभी रुकता नहीं जब तक कोई फोर्स नहीं लगता, यही इनर्शिया का रूल है, F इज इक्वल टू QE। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आपका फोर्स इस तरफ, तो ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पहुंचा तो यहाँ इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं तो आगे सीधा चला जाएगा, या फिर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इस तरफ से, तो वो वापस इस तरफ चला जाएगा, वापस इस तरफ चला जाएगा, ऐसा इस तरफ चला जाएगा, राइट, तो ऐसा आगे बढ़ता जाएगा वो, राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यानी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट हुआ था उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग तो नहीं जा रहा है, किसी और के अलोंग चला गया, फिर वापस तीसरे का अलोंग चला गया, फिर वापस चौथे का अलोंग चला गया, फिर वापस पांचवें का अलोंग चला गया, यानी ये फील्ड लाइंस चेंज करता जा रहा है। लेकिन इसमें देखो स्ट्रेट लाइन है तो उसके अलोंग जाएगा और कर्व्ड है तो उसके अलोंग नहीं जाएगा। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और कर्व्ड में नहीं जाएगा। ओके, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इन द कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। ओके,
तो अपने पास जो फील्ड है ड्यू टू न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो ये एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरफ, राइट। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मजे से घूम रहा है, राइट। ओके, कंप्लीट सर्कुलर पाथ घूम रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट पाथ कंप्लीट करे, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट कर दे, तो वर्क डन क्या होगा ये अपने को पूछा, यानी ऐसे घूम के वापस इस पोजीशन पे आ जाए तो वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी ये चार्ज पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, यानी वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आप भले ही इलिप्टिकल करे फिर भी वर्क डन जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम ही है ना। तो वर्क डन यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या बोला है, we know that electric field is discontinuous across the surface of charge conductor, right? Is electric potential also discontinuous there? Okay, तो अपने पास जैसे मान लो एक शेल है, राइट, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज है इसका, मान लो, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E इज इक्वल टू 1/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, यानी बाहर कंटिन्यूस होता है, राइट, बाहर कंटिन्यूस होता है। लेकिन अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये r, मान लो इसका रेडियस अपन कैपिटल R ले लेते हैं, तो r ग्रेटर देन r होता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है तो कंटिन्यूस होता है, और r लेस देन r होता है तो आपका क्या होता है, जीरो, यानी डिसकंटिन्यूस होता है, राइट। बट अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल अंदर, यहाँ से अंदर मतलब r लेस देन r की बात करें तो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और बाहर की बात करें यानी r ग्रेटर देन कैपिटल R की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल आपका क्या होता है, पोटेंशियल आपका 1/r होता है, राइट, यानी पोटेंशियल बाहर कंटिन्यूस होता है और अंदर भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो, और बाहर कंटिन्यूस होता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अपना सी डी पार्ट, सॉरी बी सी डी ई हो गया, एफ पार्ट आएगा। एफ पार्ट में क्या बोला इन्होंने, व्हाट मीनिंग विल यू गिव द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। ओके, ये अपन ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 30 में किया था। मान लो आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात कर रहा है, मान लो एक मेरा शेल है जिसके पास चार्ज Q है, तो इसका कैपेसिटेंस भी अपन निकालते हैं किस फॉर्मूले से, C इज इक्वल टू 4πε0r से। तो अब कैपेसिटेंस तो हम देखते हैं कि दो प्लेट होनी चाहिए, तो इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है, इसकी दूसरी प्लेट है इन्फिनिटी पे, राइट, दूसरी प्लेट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, और जिसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, चार्ज अपने पास है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो अपन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपन पोटेंशियल डिफरेंस कर लेंगे, तो अपने पास कैपेसिटेंस ये आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मीनिंग यही है आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब कि इसका दूसरा प्लेट है वो कहाँ पे है, आपका इन्फिनिटी पे है। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, जी पार्ट। ओके, जी के अंदर क्या बोला है, गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 देन से माइका। ओके, तो माइका से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका जाता होता है, वाटर का जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है। यही रीजन लिखना है आपको, परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है किसमें, वाटर में, H2O में परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है। यानी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, तो डाइपोल मोमेंट परमानेंट फॉर्म होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। इसीलिए वाटर क्या है आपका, वाटर का ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी K की वैल्यू अगर आप ये कैपेसिटर है इसमें पानी भर दोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K होगा वो ज़्यादा होगा, और कंपेयर टू माइका, अगर माइका भरोगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, यानी वाटर भरेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वाटर भरेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कंपेयर टू माइका से। क्लियर है। तो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर्म होता है किसमें, वाटर के अंदर, और माइका में नहीं होता, इसीलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वाटर का।